वेलकम बैक दोस्तों, मैं के आर चौड़ा एक बार फिर आपका आयल एकेडमी के कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आपको पीडीएफ मिली कि नहीं मिली? पहले मुझे जवाब दीजिए। हाँ, मेरी अंतरात्मा कह रही मिली हुई, चलिए कोई बात नहीं। आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? वीडियो के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू? चलिए पढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो जैसा कि आप सब ये जानते हो कि हम स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो हम रनिंग मोड पे रख रहे हैं, अभी चल रहा है हमारे, ठीक है ना। और हम सिंपल उसकी थंबनेल भी आप देख रहे हो कि जस्ट मैंने जो बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे मैं कंटिन्यू टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसके लिए आपको क्या ध्यान से समझना है कि कल जैसे मैंने जहाँ एंड किया था फिजिक्स की 2 शाखाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, तो भौतिक विज्ञान की वो 2 शाखाएं कौन कौन सी थी बच्चों? पहली थी स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी थी इलेक्ट्रोडायनेमिक धारा वैद्युत की। ये दोनों शाखाएं अपने अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर में आएगी, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, कैसे ये वस्तुओं पर आएगा, किस कारण से आएगा। इन सभी कारणों को जानने के लिए मैं कल आपको एक हिंट दे के गया था मैं कि वो कारण है उस ब्रांच में हम पढ़ेंगे और उस ब्रांच में क्लियरली डिस्कशन हो जाएगा। और उस ब्रांच का नाम बता के गया था, और उस ब्रांच का नाम क्या था? घर्षण वैद्युत की। तो सुनिए, आज हम पढ़ रहे हैं घर्षण वैद्युत की। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पहले बता दो बच्चों, ये मैं 12th लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, नया या डिफेंस या कॉम्पिटिटिव लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। उनका लेवल बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है कि हम वो पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, पर अभी आपको 12th के हिसाब से इसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सुनिए। घर्षण वैद्युतिकी का या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इस शाखा के अंदर कोई 2 कुचालक वस्तुओं को लिया जाता है। मतलब इसमें 2 इंसुलेटेड बॉडी होती है जिसको एक दूसरे के साथ रब्ड किया जाता है, घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब उनको एक दूसरे से रब्ड करते हैं, घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं, तो आफ्टर फ्रिक्शन या आफ्टर रब्ड या घर्षण के बाद ये दोनों वस्तुएं जो पहले से कुचालक थी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एज चालक, कंडक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला समझ में आता है कि एक कुचालक को चालक में आसानी से बदला जा सकता है। क्या करके? 2 वस्तुओं को एक दूसरे से रब्ड करके, घर्षण करके। पर घर्षण वैद्युत की समझनी है तो इसकी प्रारंभिक या प्राथमिक शर्त ये है, प्राइम कंडीशन फॉर द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इंसुलेटर। दोनों वस्तुओं का कुचालक होना अति आवश्यक है। तो क्या आपको ये समझ आया कि घर्षण वैद्युत की कब फॉलो होगी? ये तब लागू होगी जब 2 वस्तुएं क्या है? कुचालक है, और 2 इंसुलेटर कुचालक वस्तुओं को अगर आप रगड़ोगे, घर्षण करोगे, तो घर्षण के बाद दोनों वस्तुएं कैसी बन जाएगी? दोनों वस्तु क्या बन जाएगी? चालक बन जाएगी। अब दोस्तों आपके मन में डाउट तो चल रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक पदार्थ अपनी प्रकृति या अपनी क्रिया, जो क्रिया का फंक्शन है, जो विधि है, मोड है, वो कैसे चेंज कर सकता है? देखो प्रकृति में बहुत कुछ पॉसिबल है। सुनिए, जैसे मैं आपको इसको एक फ्लो डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व मतलब बिफोर फ्रिक्शन, बिफोर फ्रिक्शन। ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट ए है और ये मैंने बोला ऑब्जेक्ट बी। ये दोनों कैसी है भाई? बिफोर फ्रिक्शन, इंसुलेटर, कुचालक है, नहीं है क्या? है ना? तो बोलो ना जोर से, कानों में आवाज नहीं आ रही है। ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, दोनों कुचालक है, बिफोर फ्रिक्शन। ठीक, इसके बाद वाला डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, इसका नेक्स्ट स्टेप ये मैंने बोला घर्षण के पश्चात, आफ्टर फ्रिक्शन। क्लियर? ये मैंने लिख दिया आफ्टर फ्रिक्शन। थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा है वीडियो में, चिंता ना करें दोस्तों, आपको धीरे धीरे जितने कम संसाधन होंगे उतने ही आप ज्यादा समझ पाओगे। देखिए, घर्षण के पश्चात ये वस्तु थी ए, ये वस्तु थी बी, दोनों ने अपना मोड चेंज कर दिया
ये भी चालक बन गया, ये भी चालक बन गया, ये कंडक्टर और ये भी कंडक्टर बन गया। ऐसा कैसे हुआ होगा? तो हुआ है ना, अभी तो बोला इनके बीच में क्या किया हमने इनके बीच में फ्रिक्शन किया है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण किया है, हमने इनके बीच में रगड़ की, फ्रिक्शन, एक दूसरे से रगड़ की। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ? तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप अगर उसको सही ढंग से समझना चाहते हो तो एक लॉजिक सुनिए। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक बैंड थ्योरी बनाई जाती है, जैसे चालक चालकों की जो व्याख्या की जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वो बैंड थ्योरी के बेस पे भी दिया जाता है। बैंड थ्योरी क्या होती है, मैं जस्ट ऐसे आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं कि इसमें क्या होता है, दो बैंड होते हैं। पहला होता है, अपन कह सकते हैं इसको वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब है संयोजी बैंड। क्या नाम देंगे? वैलेंस बैंड का मतलब है संयोजी बैंड। दोस्तों आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये ऐसा बैंड होता है जो सबसे निम्न ऊर्जा वाला होता है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें लाई करते हैं? वैलेंस बैंड में। जैसे अपन नहीं लिखते 1s2 2s2 2p6, तो इसी को तो कहते हैं संयोजकता कोश, वैलेंस बैंड। इसके जस्ट ऊपर कौन होता है? चालन बैंड। चालन बैंड, चालन बैंड को हम क्या कह सकते हैं भाई? कंडक्शन बैंड। और ये मतलब बैंड, इनके बीच में एक रीजन होता है और ये ऐसी नदी या ऐसा पड़ाव है जिसको पार करना पड़ेगा। कहने का मतलब है राम जी को अगर लंका जाना है तो इतना गहरा समुद्र पार करना पड़ेगा, तब राम जी की महिमा होगी और राम जी का गुणगान होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ रहेगा तो लो एनर्जी लेवल में रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन की तब तक उस पदार्थ में चालकता, कंडक्टिविटी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का वहां जाना बहुत जरूरी है किसी भी पदार्थ की प्रकृति डिसाइड करने के लिए। तो सुनिए, अब होता क्या है, कुचालकों में क्या होता है, इंसुलेटर में इतना ज्यादा रीजन होता है जिसे अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल, प्रोहिबिटेड एरिया कहते हैं। ठीक, ये कुचालकों में ज्यादा होता है, बट चालकों में जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर ये डायग्राम मैंने एज ए इंसुलेटर का बनाया है क्योंकि बिफोर फ्रिक्शन, घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं कैसी है? कुचालक है। ठीक, अब आगे सुने। तो मुझे बताइए अभी सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड में, उन्हें वहां पहुंचाना है चालन बैंड में, तो जरूर हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब एनर्जी आवे कैसे? तो एनर्जी तो कई फॉर्म में होती है, उसके कई फॉर्म होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, अपन और कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अदरवाइज कई तरीके होते हैं। पर मुझे बताइए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बिना एनर्जी तो वो जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो कुचालक वस्तुएं हैं उनको एक दूसरे से क्या करेंगे? घर्षण करेंगे। तो मुझे बताइए जब मैं एक दूसरे से रब्ड करूंगा तो यहाँ वाला पोर्शन गर्म होगा तो नहीं होगा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा, वेरी गुड, प्रोड्यूस करेगा। और आप जानते हो हीट इज द सच टाइप ऑफ द एनर्जी, हीट एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक प्रकार है। तो ये जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी जो इसके अंदर बाइंड अप इलेक्ट्रॉन है, यू नो वेरी वेल, कुचालक के अंदर, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बाइंड अप होते हैं। अब ये एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। अब वो एनर्जी अगर मिली तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, आजाद, फ्री हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री हो गया है, ऊर्जा भी ज्यादा है, तो वो ऊर्जा प्राप्त करके किसमें चला जाएगा? चालन बैंड में। यही होता है यहाँ पर, दोनों को एक दूसरे से रब्ड किया आपने तो क्या हुआ? जो बंधित इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच के बॉन्ड टूट गए तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? एक्सचेंज होने लगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? चालन बैंड में, और वो कुचालक किसमें बदल गया? चालक में। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो चालकता आती है, और चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? चालकों की। और ज्यादा आने पर इनका क्या नाम पड़ जाता है? एज ए चालक। तो क्या बच्चों तुम्हें ये समझ आया क्या रीजन है इसका? कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तब कुचालक किसमें बदलेगा? चालक में। और हमें वहां पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं?
फ्रिक्शन क्या देता है, उसे एनर्जी देता है बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को। जैसे वो एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किसमें चला जाता है, एज ए कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से वो चालक किसमें कन्वर्ट हो गया, चालक में। बट शर्त ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की कि इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, एज ए इंसुलेटर। प्रारंभ में दोनों वस्तुओं का भूचालक होना अति आवश्यक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब मैं जरा आगे बढ़ूं तो अब आप कहोगे कि सर ये दो वस्तुएं खुद चालक हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। अरे भाई कैसे हुआ होगा, ये आप कैसी बात पूछ रहे हो मुझसे। अब मैं कहूं अनिल अंबानी जी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो वो अनिल अंबानी जी को मुझसे ब्याज थोड़ी लेंगे, या वो जो सोचेंगे थोड़ी कि भाई 2 लाख रुपए देने क्या है, अरबों रुपए उनके पास। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी एक फिनोमिना है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वस्तु, क्योंकि मैंने तो इनको तोड़ फोड़ करके या इनके अंदर झांक के देखा नहीं है कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, ठीक है ना। अब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कम वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन वाली वस्तु को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल सी बात है। ये ऐसा क्यों करता है, आपने पढ़ा होगा पीछे रूल ऑफ द ऑक्टेट, अष्टक के नियम की परिपूर्णता करने के लिए। तो ये वस्तु क्या करती है, इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है। अब मुझे क्या पता ये देती है कि देती, ये दे भी तो सकती इसको, हम तो मान के चल रहे हैं कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको देगा, इसको देगा तो ये देगा। तो सीधी बात, ये लॉन ले रहा है तो इसकी ऋणी हो जाएगा, ये दे रहा है इसकी पॉजिटिव धनी हो जाएगा, धनात्मक है, ठीक है, ये ऋणात्मक है। तो इस तरह से आपको समझनी है कि ये किस तरह से वस्तु धनी हुई और किस तरह से वस्तु ऋणी हुई। पर मैंने पीछे ये डिस्कस किया है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अचानक एक अदृश्य शक्ति सामने आएगी, और उस अदृश्य शक्ति को क्या कहते हैं अपन, आवेश, चार्ज, यू नो। तो सुनिए, खुदा ना खास्ता ये मान के चलते कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, श्योर है देगा। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, इन दोनों वस्तुओं पे आवेश आएगा। अब इसने दिया है तो इसके ऊपर आवेश कुछ इस तरह से आएगा और इसके ऊपर आवेश कुछ इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है वही रियल लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है, इसने दिया है इसलिए इसके ऊपर धनी, और इसने दिया इसके ऊपर क्या है, ऋणी। तो इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन फाइंड करते हैं कि आवेश 2 प्रकार के हुए, धनावेश और ऋणावेश। तो इस तरह से आपको समझना है कि आवेश कैसे होगा, कितने टाइप का होगा, कौन सी वस्तु पर धनावेश आएगा और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आएगा। जो देगा उसे धनावेश आएगा और जो लेगी उस पर ऋणावेश आएगा। अब बच्चों मुझे बताइए, अगर इसके ऊपर धनावेश आया तो वस्तु पर भी तो, वस्तु खुद भी तो धनावेशित वस्तु कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल। और ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। मुझे बताइए क्या इसके मास में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपन कह सकते हैं कोई एडिशन या रिडक्शन कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। सुनिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की डोनेट करती है, मान लीजिए इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.8 10 की पावर -31 kg। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास रिड्यूस हुआ नहीं हुआ इस ऑब्जेक्ट का, और इसने लिया तो इसका मास बढ़ा नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये वस्तु हल्की होगी, ये वस्तु भारी होगी, विद डिक्रीजिंग मास, विद इंक्रीजिंग मास। यह आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन के विनिमय से वस्तु के द्रव्यमान मास पर भी इफेक्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा और उधर उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गई तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो बच्चों आप इसको ढंग से समझिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना। और जिसको भी ये वीडियो नहीं मिल रहा है वो हमारे ऐप के माध्यम से वीडियो ले सकता है। आप कंटिन्यू हमसे टच में रहिए। जो IEL Academy का मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें एक आपको तो ये वीडियोस मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मैंने वहां रखी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, NDA की आगे तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए हम एक क्विज प्रतियोगिता भी शुरू कर रहे हैं। तो जो प्रारंभ में जब कल से शुरू होंगे क्विज, उनमें जो 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर राइट करके देगा। ध्यान रखना, सारे क्विज आयल एकेडमी के ऐप पर आएंगे, उन 100 क्विज में जो सबसे पहला विनर होगा, राइट आंसर जो देगा, उस राइट आंसर देने वाले व्यक्ति को, प्राणी को 1000 रुपए नगद पुरस्कार आयल एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों आयल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, ये वीडियो भी लीजिए, उसमें कई सारे कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।